अब जो बेटा डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से ज्यादा इजी है समझने के लिए। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ लिखना भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको देख लेना है कि क्या है। ठीक है, सेम वही 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, जिसमें कि सबसे पहले होगा आपका जैसे ED इक्वल्स टू 1 होता था, ED इक्वल्स टू इंफिनिटी यूनिटरी होता था ना, वैसे सबसे पहले होता है ES इक्वल्स टू 1। तो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी हम करेंगे उसमें सबसे पहले होगा आपका ES इक्वल्स टू 1 या फिर यूनिट्रियम जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बस आपको ये याद रखना है कि जब भी ES इक्वल्स टू 1 है तो उसमें आपका जो सप्लाई का कर्व होगा वो कैसा बनेगा, 0x1। सिंपल आपका ओरिजिन से ये। ठीक है, ये आपका ES इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक है, अब वो चाहे तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन स्टार्ट होगा वो ओरिजिन से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ES इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो आपका कर्व होगा वो कैसे बनेगा, y एक्सिस से। बिल्कुल सही, इसमें जो आपका कर्व बनेगा वो y एक्सिस से बनेगा। अब वो चाहे ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, कैसे भी, लेकिन बनेगा वो y एक्सिस से भी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा ES इज लेस देन 1। तो इसमें आपका कर्व जो होगा वो बनेगा x एक्सिस से ऐसा। अब वो चाहे ऐसा बने चाहे ऐसा बने, कैसा भी बने। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी दो डिस्टिंक्ट सिचुएशन होती है, जो दोनों में भी होती है, डिमांड में भी स्थिति दोनों में होती है, वो क्या है आपकी ES इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या बनेगा, जैसे ED इक्वल्स टू 0 में क्या होता था, चाहे कि प्राइस कितना भी हो, सप्लाई आपकी अनअफेक्टेड रहेगी, सेम सप्लाई आपकी वैसी ही रहेगी, है ना, चाहे प्राइस इतना हो चाहे कितना भी हो, है ना, P1 P2 कितना भी प्राइस रखो, सप्लाई आपकी सेम रहेगी। ठीक है, लास्ट सिचुएशन इज व्हेन ES इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो इसमें क्या रहेगा, प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा और सप्लाई कभी आपकी ये हो जाएगी, कभी ये हो जाएगी, कभी ये हो जाएगी, है ना, ऐसे। ठीक, तो ये हो गया आपका, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी इंफिनिटी। तो इसमें तो आपका क्या बनता है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल नहीं होता है बेटा, वर्टिकल ऑन y एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल ऑन हॉरिजॉन्टल टू द x एक्सिस। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, चलो अब आता है आपका, ये आपने ना समझ, इसमें कुछ नहीं करना, केवल तुम्हें एक बारी मतलब एक तरीके से रट लेना है किस कौन सी कंडीशन में, जब भी डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आएगा तो आपको यही पूरा बना देना है। ठीक है,
जब आपका ES इक्वल्स टू 1 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ES इक्वल्स टू यूनिटरी बोलते हैं ना, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू यूनिटरी, ठीक है। जब आपका ES इज ग्रेटर देन 1 होता है तो इसमें को क्या बोलते हैं, ES इक्वल्स टू इलास्टिक, क्या बोलते हैं, इलास्टिक, कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, इलास्टिक है। जब आपकी ES इज लेस देन 1 है तो इसको क्या बोलेंगे, इनइलास्टिक, क्या बोलेंगे, इनइलास्टिक। कि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, इनइलास्टिक है, ठीक है। जब ES इज इक्वल टू 0 है तो क्या बोलेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक, क्या बोलेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक, कि बिल्कुल भी इलास्टिसिटी नहीं है, परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। और जब ES इक्वल्स टू इंफिनिटी है तो क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक, की हद से ज्यादा ही इलास्टिसिटी हो रही है, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। तो ये भी लिखना बहुत जरूरी रहेगा, ठीक। अब हमें देखना है फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले होगा आपका नेचर ऑफ इनपुट यूज, सबसे पहले क्या है, नेचर ऑफ, अब बेटा इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड और फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग है। ये नहीं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड लिख दिया, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड अलग है, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग है, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई अलग है, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिफरेंट है, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में सबसे पहले है आपका नेचर ऑफ इनपुट यूज्ड। तो नेचर ऑफ इनपुट यूज में क्या है, देखो मैं कोई भी सामान बना रही हूँ, कोई भी प्रोडक्ट में बना रही हूँ, ठीक है। अब उसमें लगने वाले जितने भी इनपुट्स हैं उनका नेचर क्या है, क्या वो मुझे इजीली अवेलेबल हैं या वो मुझे इजीली अवेलेबल नहीं है। अगर वो चीज़ मुझे इजीली अवेलेबल हैं तो उनकी जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, मतलब लेस इलास्टिक रहेगी, मतलब उसमें ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, सप्लाई में जो है वो बनी रहेगी। सपोज मैं जूस बेच रही हूँ और जूस बनाने के लिए रोज मुझे 5 kg ऑरेंज लगते हैं, तो ऑरेंज मुझे इजीली मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं, तो मैं उसकी सप्लाई को घटाऊंगी बढ़ाऊंगी क्यों, जितना रोज बना रही हूँ जितना बिक रहा है उतना ही रोज बनाती रहूंगी, बेचती रहूंगी, है ना। तो यानी कि इलास्टिसिटी क्या हो गई, लेस इलास्टिक हो गई, है ना, कम, उसमें कम ऊपर नीचे हुआ। लेकिन सपोज मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी का जूस बना रही हूँ, ठीक है। अब स्ट्रॉबेरी का जूस बना रही हूँ, स्ट्रॉबेरी जो है मुझे ना उधर मतलब रेनी सीजन में मुझे स्ट्रॉबेरी नहीं अवेलेबल हो रही है, तो उस एक टाइम पर क्या हो जाएगा, मेरे जूस की सप्लाई रुक जाएगी, तो मतलब ऊपर नीचे हो जाएगी ना सप्लाई, तो उसको क्या बोलूंगी मैं कि मोर इलास्टिसिटी। तो मतलब अगर आपका इनपुट इजीली अवेलेबल है तो उस प्रोडक्ट की जो सप्लाई होगी वो लेस इलास्टिक होगी, और अगर इजीली अवेलेबल नहीं है उस पर लगने वाला सामान तो मोर इलास्टिसिटी होगी।
ठीक है। इफ कॉमोडिटी इफ द इनपुट इज कॉमनली अवेलेबल, सप्लाई विल बी इलास्टिक, ठीक है। इफ इनपुट इज नॉट कॉमनली अवेलेबल, सप्लाई विल बी, ठीक है। अब है बच्चे आपका नेचर कांस्टेंट। नेचर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? नेचर कांस्टेंट का मतलब होता है इसमें होता है बेटा कि कोई आप कोई ऐसी चीज बना रहे हो जो कि डिपेंड करती है टोटली नेचर के ऊपर, ठीक है। तो अगर कोई चीज नेचर के ऊपर डिपेंड करती है तो उसकी सप्लाई हमेशा इलास्टिक होगी। देखो कैसे बोल रहे हैं इन्होंने, टीक वुड का एग्जांपल दिया है। सपोज जैसे ये डेस्क वगैरह है टीक वुड के बन रहे हैं, ठीक है। तो टीक वुड हमें कहाँ से मिल रहा है? टीक के पेड़ से मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ना टीक का बड़ा जंगल है, वहाँ पे 100-200 के अराउंड टीक के पेड़ हैं, ठीक है। तो मैंने वो सारे टीक के पेड़ काट लिए और ये डेस्क वगैरह सारी बना के मार्केट में डाल दी, ठीक है। अब अगर तुम चाहोगे कि मैं नेक्स्ट मंथ दोबारा इतनी डेस्क की सप्लाई कर दूं तो वो पॉसिबल होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि टीक के पेड़ हैं, अभी जब मैंने सारे काट दिए तो दोबारा ग्रो करने के लिए कम से कम 3 से 4 साल चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी चीज की सप्लाई डिपेंड करती है किसी नेचुरल चीज के ऊपर तो उसकी सप्लाई क्या होगी? इलास्टिक होगी। और अगर कोई चीज की सप्लाई है किसी भी कमोडिटी का जो बनना है वो डिपेंड करता है किसी भी ह्यूमन मेड थिंग के ऊपर, जैसे मान लो मैं टोकरी बना रही हूँ ऊन से, तो ऊन तो इजीली अवेलेबल है, हाथों से बना रही हूँ तो उसमें तो ना क्या है, जब मर्जी इतनी सप्लाई ले लो तो इनलास्टिक रहेगी उसकी डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे रिस्क टेकिंग। इसके अंदर का भी तुम्हें याद करना जरूरी है, ठीक है, कि कौन सी कंडीशन में इलास्टिक होगा, कौन से में इनलास्टिक होगा। रिस्क टेकिंग, कोई प्रोड्यूसर है अगर वो रिस्क लेना जानता है, अगर वो चाहता है कि हाँ मैं रिस्क लेके देखता हूँ, तो वो हमेशा अपनी सप्लाई को क्या रखेगा? इलास्टिक रखेगा, है ना। मैं हूँ सपोज मेरा सामान बिक रहा है, आज मैंने ना 100 बॉटल ऑफ जूस बेच दिया है। अब मेरे अंदर इतना करेज है कि मैं ना थोड़ा रिस्क लेती हूँ, और रिस्क लेने के लिए मैंने ना 100 की बजाय मैं हफ्ते भर से रोज 100 बॉटल्स ईच डे बेच रही थी, पर डे 100 बॉटल। अब कल को मैंने 100 की जगह ना 200 बॉटल बनाने का रिस्क लिया है, ठीक है। यानी कि मैंने अपनी सप्लाई क्या कर दी है? इलास्टिक कर दी है 200 बॉटल, लेकिन वो मैंने रिस्क लिया है, क्या पता वो बॉटल ना भी बिके, लेकिन मैंने रिस्क ले लिया है। तो रिस्क ले लिया है तो सप्लाई क्या हो गई? इलास्टिक हो गई, है ना। और अगर मैं रिस्क ना लूं, 100 बिक रही है, डेली 100 बनाऊं, डेली 100, तो क्या हो जाएगा? रिस्क नहीं लेगी तो क्या होगा? वो इलास्टिक रहेगा, है ना। द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड्स ऑन द विलिंगनेस ऑफ एंटरप्रेन्योर टू टेक द production related risk. If entrepreneurs are willing to take the risk on higher output, the supply will be more elastic. On the other hand, if the entrepreneur are not willing to take the risk, the higher output, the supply will be inelastic, right? अब है nature of the commodity. नेचर ऑफ द कमोडिटी, नेचर ऑफ द कमोडिटी में क्या है बेटा कि दो टाइप की चीजें होती हैं, एक होती है पेरिशेबल और एक होती है नॉन पेरिशेबल, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि पेरिशेबल क्या चीज है? जो जल्दी खराब होती है। नॉन पेरिशेबल क्या है? जो जल्दी से खराब नहीं होती है। तो जो भी पेरिशेबल आइटम्स होती हैं चीजें, उनकी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है वो हमेशा लेस इलास्टिक रहती है। सपोज मैं दूध बेच रही हूँ मार्केट के अंदर, सपोज मैं पनीर बेच रही हूँ मार्केट के अंदर, तो जितना पनीर मेरा डेली बिक रहा है, सपोज मैं डेली 5 kg पनीर बेच पाती हूँ, तो मैं भाई रोज ना 5 kg पनीर ही बनाऊंगी। मैं कभी भूल के भी ये नहीं करूंगी कि मैं हफ्ते भर से 5 किलो पनीर पर डे बेचती हूँ तो आज मैंने ना 20 किलो पनीर ले आई मैं बना के। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो पेरिशेबल आइटम है। सपोज नहीं 20 किलो बिका तो नेक्स्ट डे वो खराब हो जाएगा क्योंकि पेरिशेबल है। तो मैं चाह के भी उसकी इलास्टिसिटी को कम ज्यादा नहीं कर सकती क्योंकि वो पेरिशेबल आइटम है। तो पेरिशेबल आइटम
जो होती हैं उनकी जो इलास्टिसिटी और सप्लाई होती है वो क्या होती है, इनइलास्टिक होती है ना। जितना बेच रही हूँ केवल उतना ही सप्लाई करूंगी। जबकि सपोज अगर मैं बिस्किट्स बना रही होती, बिस्किट्स क्या है, नॉन पेरिशेबल आइटम है कि चलो इस हफ्ते ने बिका, नेक्स्ट वीक बिक जाएगा, नेक्स्ट मंथ बिक जाएगा। तो नॉन पेरिशेबल में क्या है, डेली अगर मैं 100 पैकेट्स बेच रही हूँ तो चलो मैंने कल को 100 की बजाय ना 150 पैकेट्स मार्केट में सप्लाई कर दिए, ठीक है, कल नहीं बिकेगा, नेक्स्ट वीक बिक जाएगा। नॉन पेरिशेबल है, कोई डर नहीं है, तो उसकी सप्लाई में क्या कर सकती हूँ, हाँ, इलास्टिसिटी रख सकती हूँ उसकी सप्लाई में, है ना। Perishable goods are relatively less elastic in supply than the durable goods, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर जो भी चीज मैं बना रही हूँ उसको बनाने में खर्चा ज्यादा आ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आ रहा है, तो मैं उसका जो सप्लाई है जो जैसा आ रहा है उतना ही रखूंगी, है ना। सपोज मैं जो हूँ, सपोज जैसे जो ऑडी वगैरह जो मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनीज, मतलब मर्सिडीज वगैरह जो मैन्युफैक्चर कर रही है, तो कई चीज़ें ऐसी होती है ना बेटा जिनको ऑर्डर देके मैन्युफैक्चर करवाते हैं कि भाई हमें इतने की ज़रूरत है इतना, क्यों, क्योंकि पता है कि यार मैन्युफैक्चर कर दे और बहुत हाई रेट में आती है चीज़ें और उनको मैन्युफैक्चर कर दे और कोई खरीदे ना तो लॉस हो जाएगा, तो ऑर्डर पर आती है कई चीज़ें, है ना, कि जब ऑर्डर देते हैं तभी जाके वो मैन्युफैक्चर होती हैं, है ना। तो जैसे मान लो अगर क्यों होता है ऐसा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्योंकि बहुत हायर होता है, तो अगर किसी चीज़ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है तो मार्केट में केवल उतना ही प्रोड्यूस किया जाएगा जितना कि प्रोड्यूसर को पता है कि इतनी बिक्री होती है ना, उससे ज़्यादा की वो नहीं प्रोड्यूस करेगा। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर ज़्यादा है तो उसका जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगा वो क्या रहेगा, इनइलास्टिक रहेगा, जितना प्रोडक्ट जितना बिक रहा है केवल उतना ही प्रोडक्शन होगा जितनी सप्लाई होती आ रही है। सपोज मर्सिडीज है, प्रोड्यूसर को पता है कि ये ना मतलब साल भर में केवल 100 ही बिक पाती है मर्सिडीज, तो वो साल भर में 100 ही प्रोड्यूस करेंगे, उसको 500 ही प्रोड्यूस करके रख देंगे, क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे ज़्यादा उन्हें बिकती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। सपोज हमने बहुत ज़्यादा बना दिया और फिर बिके ना तो सारा पैसा उसमें डंप हो जाएगा, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक इन केस ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉजेज सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जिस भी चीज का जो प्राइस होगा वो ज्यादा होगा तो उसका क्या होगा, जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या रहेगी, लेस इलास्टिक रहेगी, मतलब ज्यादा उसमें इलास्टिसिटी नहीं होगी। अब आता है आपका टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर और नेक्स्ट आएगा आपका टाइम फैक्टर में क्या है बेटा, इसमें सिंपल बस आपको ये याद रखना है कि जितना ज्यादा लंबा टाइम होगा किसी भी चीज को बेचते हुए, जितना ज्यादा लंबा टाइम होगा उतना ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी, है ना। मतलब किसी भी चीज की सप्लाई को अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग रन में उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। सपोज आज मैं ये वाटर बॉटल बेच रही हूँ, मैंने इसको स्टार्ट किया 10 बॉटल मैंने मार्केट में डाली है, आज मैं नई प्रोड्यूस कर रही हूँ तो ये मैंने 10 बॉटल मार्केट में सप्लाई करी है। अब यही जब मेरा मार्केट लग जाएगा, पूरा अच्छे से सेटअप हो जाएगा मतलब मार्केट के अंदर, तो साल के एंड तक आप देखोगे कि मैं अब महीने में 10 की जगह मैं 100 बॉटल की भी सप्लाई कर रही हूँ लॉन्ग रन में, है ना। लॉन्ग रन मतलब पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम। तो जब लंबे समय में आप देखोगे कि आफ्टर 2-3 ईयर्स तो हो सकता है मैं 1000 बॉटल की भी सप्लाई कर रही होंगी, तो लॉन्ग रन में किसी भी चीज की सप्लाई क्या हो जाती है, इलास्टिक हो जाती है। और शॉर्ट रन में कि भाई मैंने आज ही बॉटल बेचनी शुरू करी और तुम 2 दिन बाद आके देख रहे हो कि कुछ फर्क पड़ा, तो नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी शॉर्ट रन हुआ है, मतलब शॉर्ट पीरियड में इतना ज्यादा फर्क नहीं होगा, तो लेस इलास्टिक होगा।
अब है आपका टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि आप प्रोडक्शन में किस टाइप की टेक्निक यूज करते हो। सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक इन केस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी इन्वॉल्व द यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव टेक्निक। अगर आप अपने प्रोडक्शन को करने के लिए, किसी भी चीज को, अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई हाई प्रोफाइल टेक्निक, किसी कॉम्प्लेक्स बहुत ही मुश्किल टेक्निक का यूज कर रहे हो, तो उस चीज की सप्लाई जो होगी वो लेस इलास्टिक रहेगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो बहुत हाई फाई यूज हो रही है, उसकी मशीन भी बड़ी मुश्किल से अवेलेबल हो रही है, उसको ऑपरेट करने वाले वर्कर्स बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी जो सप्लाई होगी वो जैसी है वैसी ही रहेगी, लेस इलास्टिक रहेगी। और अगर आराम से कोई भी आके बना के जा रहा है तो फिर वो इलास्टिक रहेगी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें अब हम MCQs वगैरह डिस्कस करेंगे।